A2 की फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर, और आज की क्लास का मेन टॉपिक है हमारा हॉल प्रॉब। ये हॉल प्रॉब क्या चीज़ है? तो जिस तरह आप देखते होंगे कि क्रिकेट मैच हो रहा होता है और बाज़ औक़ात टेस्ट मैच हो रहा होता है और उसके अंदर लाइट कम हो जाती है, तो हमारे हाथ में एक लाइट मीटर होता है। उस लाइट मीटर को ग्राउंड में लेके खड़े होते हैं, तो उस पे नंबर लिखा हुआ आ जाता है कि लाइट की ब्राइटनेस इतनी है, लाइट की इंटेंसिटी इतनी है, और उतनी इंटेंसिटी की बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैच होना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट मीटर होता है वो हमें लाइट का लेवल बता देता है कि लाइट हल्की है या तेज है, मैच हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह किसी जगह कोई मैग्नेट रखा हुआ है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे आप याद कीजिए कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और जो कैप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है हॉल प्रॉब। तो हॉल प्रॉब एक ऐसा डिजिटल डिवाइस है जिसे अगर किसी मैग्नेट के करीब लाके रखूं तो उस पे एक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और वो नंबर हमें बता देगा कि ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन हो गई कि हॉल प्रॉब स्टार्ट कर रहे हैं। हॉल प्रॉब इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मेजर करना हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हॉल प्रॉब। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हॉल प्रॉब में होता क्या है, तो आइए हॉल प्रॉब के अंदर चलते हैं। कहते हैं हॉल प्रॉब के अंदर एक मेटल स्लाइस होता है। आप जरा देखिएगा, ये मेटल स्लाइस है, और ये जो मेटल का स्लाइस है, इस मेटल के स्लाइस को ऑलरेडी पिक्चर बनी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा बिला वजह हाईलाइट कर रहा हूँ। इस मेटल की स्लाइस में अगर आप देखें तो कुछ डायमेंशंस नजर आ रही हैं, और वो डायमेंशन कौन कौन सी हैं? तो एक तो सर इस स्लाइस की थिकनेस नजर आ रही है। इस पूरे टॉपिक में इस स्लाइस की थिकनेस को लिखते हैं स्मॉल टी, और ये जो स्मॉल टी है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए जहन में रखिएगा। मेटल स्लाइस की थिकनेस टी है, और इस मेटल स्लाइस की जो ये वाली डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन, इसको थिकनेस तो नहीं बोल सकता मैं, थिकनेस तो टी हो चुकी है। ये जो विड्थ है, मेटल स्लाइड्स की जो विड्थ है, इस विड्थ को स्मॉल डी लिखते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर इसकी विड्थ स्मॉल डी है तो जाहिर सी बात है ये वाली डायमेंशन भी इसकी स्मॉल डी ही होगी। अच्छा, जहां से करंट एंटर हो रहा है उसको जनाब मैंने येलो कलर का शेड कर दिया, यहां से करंट एंटर हो रहा है। अब अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि बताइए जहां से करंट एंटर हो रहा है उसका एरिया कितना है, तो सर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी दो डायमेंशन, और दोनों डायमेंशन मुझे नजर आ रही हैं। एक डायमेंशन स्मॉल टी है और एक डायमेंशन स्मॉल डी है। तो आज की क्लास में जो मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा उसके आखिरी स्टेप में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बस मैंने इसको लिख के छोड़ दिया। अभी तक मैंने सवाल नहीं पढ़ाया, सिर्फ ये बता दिया है कि जहां से करंट एंटर हो रहा है वो येलो वाला जो पोर्शन है उसका एरिया है टी इंटू डी। टी फॉर थिकनेस ऑफ स्लाइस एंड डी इज द विड्थ ऑफ स्लाइस। अच्छा जी, इस मेटल के स्लाइस में करंट एंटर हो रहा है, और इस मेटल के स्लाइस को मैंने लाके रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ रही है, तो जरा उसको भी देखिएगा। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं। अगर मैग्नेटिक लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं तो यकीनन किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर रखा हुआ होगा और मैग्नेट का साउथ पोल नीचे रखा हुआ होगा। तो मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, तो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं। उन मैग्नेटिक लाइंस को एग्जामिनर ने ब्लैक कलर के एरो से बनाया हुआ है। मैंने तो हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए ग्रीन एरो बनाए थे जो मैंने हटा दिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आप समझ लें छत से नीचे ग्राउंड की तरफ आ रही है। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीजें हो गई। यहां से करंट एंटर हो रहा है, ठीक। करंट का मतलब चार्ज एंटर हो रहा है, और चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें यहाँ से एंटर हो रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हो रहे हैं।
अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हो रहे हैं असल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन समझाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होता, पॉजिटिव पार्टिकल एंटर होता, सर अगर पॉजिटिव पार्टिकल एंटर होता तो हमारे पास एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इस क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए अगर मैं अपने टैबलेट की स्क्रीन को मैंने जिस टेबल पे रखा था उसको वर्टिकल कर लिया, और वर्टिकल करने के बाद अब अपने मैंने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को छत से जमीन की तरफ किया है, छत से जमीन की तरफ किया है, और इसमें इतनी मुश्किल डायरेक्शन दी हुई है लेफ्ट हैंड रूल की कि आपके हाथ में जब एग्जाम में प्रिंटेड पेज होगा तो उस पेज को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी फिंगर्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेट करने में आसानी होगी। और जो बच्चे अभी लेफ्ट हैंड रूल लगाने जा रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड रूल में इतने आराम से समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है जी। तो हो सकता है मैं उसकी एक अलग से आपको वालेकुम सलाम एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊं। अलबत्ता अभी जरा बेटा फहद जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने की कोशिश कीजिएगा, ऑल दो कि इसके अंदर इतनी मुश्किल पिक्चर दी हुई है कि उसके अकॉर्डिंगली जाने के लिए मुझे टैबलेट को वर्टिकल कर लिया है, थोड़ा सा क्रॉस कर लिया है, थोड़ा सा रोटेट कर लिया है, और अब सारे स्टूडेंट अपनी फर्स्ट फिंगर को ग्राउंड की तरफ करें, जमीन की तरफ। फर्स्ट फिंगर को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को ग्राउंड की तरफ करें, तो मैंने ग्राउंड की तरफ कर लिया। फिर सेकंड फिंगर ऐसी खोलें कि सेकंड फिंगर स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, फर्स्ट फिंगर जमीन की तरफ, सेकंड फिंगर स्क्रीन में अंदर की तरफ। तो मेरा अंगूठा जिस तरफ जा रहा है वो अंगूठा इस तरफ जा रहा है, अंगूठा जनाब इस तरफ जा रहा है जहां मैं प्लस लिख रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है अगर, तो सर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और अगर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो मैंने इस तरफ प्लस बना दिया है, ठीक। अच्छा बेटा फैजान आपसे मैं कहूंगा कि जरा आप अपना लेफ्ट हैंड रूल जिस तरह मैंने बोला आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आती है बात कि पॉजिटिव पार्टिकल इस तरफ बेंड होगा, क्या आप अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं, या आप इस वक्त जो क्लास कर रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, लैपटॉप पर है, आईपैड पर है, किस पर है फैजान? ठीक है ठीक है ठीक है, अगर बस सही है बस सही है। अच्छा बेटा इसी तरह इस्मा आप बताइए कि आपसे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पर जो मैंने प्लस बनाया उस तरफ की डायरेक्शन बन पा रही है? नहीं बन पा रही। अच्छा आप क्लास किस चीज पे कर रही हैं? फोन पे? तो फोन पे तो आराम से आप घुमा सकती हैं, फोन को पहले वर्टिकल रखें रखें, फिर अपने, और हो सकता है फोन लिया हुआ है तो अगर बैठी भी है तो खड़ी हो जाए, और खड़ी होकर अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को ग्राउंड की तरफ करें, खड़ी होके करें तो फिर मेरे ख्याल में बात समझ में आ जाएगी। अगर आप लेटी हुई हैं बैठी हुई हैं तो मुश्किल होगा। खड़ी हो जाए, और खड़ी होके ना, खड़ी होकर जाहिर सी बात है जब खड़े होते हैं तो ग्राउंड की तरफ इशारा करना आसान हो जाता है। जरा करें ग्राउंड, खड़े होके खड़े हो जाइए, और हाँ अब ग्राउंड की तरफ आपने फर्स्ट फिंगर कर ली, और अब फर्स्ट फिंगर ग्राउंड की तरफ कर रही हो, फिर सेकंड फिंगर स्क्रीन में अंदर की तरफ खोलो, आपकी हथेली स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, ठीक है, हथेली स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट फिंगर को ग्राउंड की तरफ कर लिया, हथेली को स्क्रीन की तरफ कर लिया, और उसी डायरेक्शन में रहते हुए आपने सेकंड फिंगर को खोल दिया स्क्रीन में अंदर की तरफ, तो आपका प्लस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो मैं भी क्लास के बाद आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने हाथ को इस तरह से रख के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जाने दे वरना पूरी क्लास लेफ्ट हैंड रूल में ही निकल जाएगी। अरे जनाब ये जो बस बस ठीक है, मुबारक हो जी। अच्छा जी पॉजिटिव पार्टिकल बेटा इस तरफ चला गया, अगर पॉजिटिव होता तो इस तरफ चला जाता, और अगर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव होता तो सर नेगेटिव पार्टिकल जो अगर ये होता ना तो नेगेटिव पार्टिकल इस तरफ डेविएट कर जाता। तो बहर क्या है, यहाँ से पॉजिटिव एंटर हो या नेगेटिव एंटर हो, पॉजिटिव अगर होगा तो उस तरफ बेंड होगा, नेगेटिव होगा तो इस तरफ बेंड होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अगर गौर करें तो इसके दो सरफेसेस के बिटवीन दो फेसेस, एक फेस ये वाला है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है, एक फेस ये वाला, और एक को मैंने पिंक पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया है, ये। इन दोनों के बिटवीन में एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। और क्वेश्चन का अगर आप पहला पार्ट पढ़े तो पहला पार्ट ही यही है, बताइए कौन से दो फेसेस हैं जिनके बिटवीन वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज बेटा डेवलप हुआ है इस वोल्टेज का नाम हॉल वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है किस किस के बिटवीन में हो रहा है, तो जरा इस वाले को नाम लेके देखें, डी ई
क्यू आर, बड़ा मैंने लिख दिया डी ई क्यू आर, एक फेस ये वाला है, और उसके जो सामने वाला है उसका भी जरा नाम लेके देखें, तो उसके नाम लेने में आएगा सी एफ पी एस। तो ये बन गया सी एफ पी एस। इन दो फेसेस के बिटवीन में इन दो फेसेस के बिटवीन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इन दो फेसेस के बिटवीन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ये जो दो फेसेस को हाईलाइट किया है, इन दो फेसेस के बिटवीन में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। जहां पॉजिटिव चला गया है उस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी पोटेंशियल को, ठीक है जनाब, जब आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो इस वाले टर्मिनल, अच्छा इसको अगर हटा दिया जाए तो अच्छा है। कह रहे जनाब, अगर मैं इस वाले फेस और इस वाले फेस के बिटवीन में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, इन दोनों फेसेस के बिटवीन में अगर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, तो इस वोल्ट मीटर पर एक वोल्टेज की रीडिंग आ जाती है, और उसी वोल्टेज की रीडिंग का नाम होता है हॉल वोल्टेज। ठीक है ना। तो जो दो फेसेस अभी मैंने आपके सामने बताए हैं, अब्दुल रहमान आपकी क्लास में थोड़ा सा लेट आया, मैंने क्लास से पहले ना बच्चों को एक वीडियो दिखाई थी, एनिमेशन दिखाई थी। उस एनिमेशन में मैंने दिखाया था हुआ क्या। ठीक है जनाब, तो उस टाइम पे आप थे नहीं। तो उस एनिमेशन में आप जब देखोगे, तो इस मेटल के सिलाइस में जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है, तो अगर वो पॉजिटिव होता तो ब्लू साइड पे डाइवर्ट करता, अगर नेगेटिव होता तो पिंक साइड पे डेविएट करता, और इन दोनों के बिटवीन में बन गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक वोल्टेज क्रिएट होगा, और उसी वोल्टेज को हम लोग वी एच से डिनोट करते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, चार्ज पार्टिकल उतना ज्यादा डेविएट होगा, और चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा डेविएट होगा उतना ज्यादा हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा हॉल वोल्टेज डेवलप होगा। तो दोनों फेसेस के बिटवीन में जो हॉल वोल्टेज डेवलप हो रहा है, हकीकत में यही हमें बता देता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, और उतना ज्यादा हॉल वोल्टेज डेवलप होगा। तो एक थोड़ी सी थ्योरी मैंने दी है, अभी तो कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई। दो बातें कह रहा हूँ अब्दुल रहमान, हो सकता है मैं आपसे कमेंट्री करवाऊं, गौर से सुनिएगा अब्दुल रहमान। हॉल प्रॉब क्या है सर? हॉल प्रॉब एक ऐसा डिवाइस है जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है हॉल प्रॉब, नंबर वन। नंबर टू, हॉल प्रॉब किस चीज का बना हुआ होता है सर? ये एक मेटल का रेक्टेंगुलर स्लाइस है। इस रेक्टेंगुलर स्लाइस में एक एंड से हम चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं, करंट एंटर करते हैं, और जैसे ही करंट मेटल स्लाइस से गुजरता है, तो क्योंकि मेटल स्लाइस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फोर्स लगने से चार्ज पार्टिकल आइदर लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा या राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा, वो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम कर लेंगे। उन दोनों फेसेस के बिटवीन में चार्ज डेवलप होने की वजह से दोनों फेसेस के बिटवीन में एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट कह सकता है कि सर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पार्टिकल लेफ्ट साइड के ऊपर या ब्लू साइड के ऊपर चला गया, और पॉजिटिव वहां पे पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया? तो नेगेटिव आता नहीं है, हम लोग कहते हैं पॉजिटिव के रेस्पेक्टिवली ये नेगेटिव पोटेंशियल पैदा हो गया। असल में खाली पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा होता है, लेकिन आपको याद है किसी एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो दूसरी जगह हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और उन दोनों का डिफरेंस इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर है, असल में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है मेटल स्लाइस में। इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल पिंक साइड पे बेंड कर गया, तो पिंक वाली साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल पैदा हो गया। जहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए। जिस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन नहीं गए, कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे उसके रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है इट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। और ये हॉल वोल्टेज
स्ट्रांग होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये हॉल वोल्टेज इतना स्ट्रांग हो जाता है, ये हॉल वोल्टेज इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो इसके बाद वाली चार्ज पार्टिकल की बीम सीधी जाने की कोशिश करती है, ठीक है जनाब, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर से आपने क्या लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से मौजूद है, चार्ज की डेविएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ग्रो करती है, इतनी ग्रो करती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर एग्जर्ट करती है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाती है। और जिन बच्चों ने लास्ट वीक की 3 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, तो आपको याद होगा मैं एक टॉपिक बार बार पढ़ा रहा था लास्ट वीक, पार्टिकल सिलेक्टर मेथड, पार्टिकल सिलेक्टर मेथड, पार्टिकल सिलेक्टर मेथड। और वहां पर क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एंटर करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस करा लेते थे, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बैलेंस करा लेते थे। और जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाती है, तो चार्ज पार्टिकल सीधा भागता है। और अब सीधा भागता है तो वहां पे एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, वही फार्मूला देखिए क्वेश्चन के नीचे आ रहा है, जरा देखिएगा बेटा यहाँ पर, जरा देखिएगा बेटा बी पार्ट। और आई होप कि आप सारे बच्चों ने ये वाला रीड एंड राइट की बुक जिन बच्चों के पास है और सबके पास है, तो जरा देखना ये अक्टूबर नवंबर 2017 पेपर 41, इसमें बेटा आपने निकाला हुआ है, फहद बेटा आपने भी ये वाला क्वेश्चन खोला हुआ है? हाँ बेटा फहद, हाँ, और मेरे ख्याल में फैजान आपने भी खोला होगा, और अल्लाह करे कि हमारे अब्दुल रहमान भाई के पास भी किताब आ गई हो तो उन्होंने भी ये खोल लिया हो पेज, ठीक है ना। तो अब्दुल रहमान भाई यूनिट नंबर 9 पर है हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 इनमें से कोई क्वेश्चन होना चाहिए ये वाला। अब्दुल रहमान आप हमें बताएंगे आपके पास बुक आ गई है या नहीं है, ये आ गई ना, तो ये वाला सवाल देख के बताइए आपने ढूंढ लिया? अच्छा जरा जल्दी से आप देखिए। अच्छा चलिए जनाब, इतनी देर में फैजान भाई आपसे हम एक बात पूछेंगे, फैजान यार ये बताइए कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगी, उस मैग्नेटिक फोर्स के लगने से क्या हुआ, कमेंट्री करके बताएं फैजान, मैग्नेटिक फोर्स ने क्या कर दिया? हाँ, हाँ सर, मैग्नेटिक फोर्स ने पहले चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराया, जब डिफ्लेक्शन करा दी, मैग्नेटिक फोर्स ने डिफ्लेक्शन करा दी, तो सर उस डिफ्लेक्शन की वजह से दोनों फेसेस के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस ग्रो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और इतना ग्रो करेगा कि उस पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने लगेगी, फिर फर्दर डिफ्लेक्शन नहीं होती, फिर चार्ज पार्टिकल सीधा भागता है, उसके बाद चार्ज पार्टिकल सीधा भागता है। और जब चार्ज पार्टिकल सीधा भागता है तो बड़ा जरा क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़िएगा। बी पार्ट में कह रहे हैं कि करंट आई इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज कैरियर, इस क्वेश्चन में उन्होंने चार्ज कैरियर पॉजिटिव क्यू लिया, ठीक है जी, पॉजिटिव क्यू, मूविंग एट स्पीड वी। देखिएगा जो जो सिंबल ये यूज करना है, मुझे सारे सिंबल यूज करना है, चार्ज क्यू है, स्पीड वी है, चार्ज पार्टिकल एंटर हो गया। फिर याद है एएस के फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक टॉपिक होता था, ये वाला स्मॉल एन, इसका नाम था नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज स्मॉल एन। पूछ क्या रहे तो जरा सुनिए, कह रहे एक्सप्रेशन बनाइए, फॉर्मूला बनाइए जिसमें हॉल वोल्टेज आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए सुनिए, हॉल वोल्टेज आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए, बी आना चाहिए, डी आना चाहिए। ये आपसे उसने फरमाइश की है जनाब, ये उसने फरमाइश की है। अब ये फरमाइश कैसे पूरी होगी तो जरा गौर से सुनिएगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कि सर जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करा रही है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करा रही है। उस डिफ्लेक्शन से उस मेटल स्लाइस के दो एंड्स के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रही है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को एक वक्त ऐसा आता है कि बैलेंस करने लगती है, फौरन बैलेंस नहीं करती। पहले क्या होगा, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे,
चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे इधर और इधर, चार्ज ग्रो करेगा, चार्ज ग्रो करेगा, हॉल वोल्टेज ग्रो करेगा, और हॉल वोल्टेज ग्रो करते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा तो इतनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बी वी। इट इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, लास्ट वीक मैंने मुसलसल ये टॉपिक पढ़ा है, ई क्यू। ई क्यू। अब आप बताइए बेटा, बोथ साइड से स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया। फिर जरा याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में मैंने एक फार्मूला पढ़ाया होता है जिसको मैं कभी वैक्स बोलता हूँ और कभी मैं वैड बोलता हूँ। वैड इसलिए क्योंकि डी, इस क्वेश्चन में डी यूज किया गया, डी यूज किया गया, भी मैं आपको दिखाता हूँ डी क्या है। सर डी है दो, ये लिखा हुआ है डी। सर डी है दोनों प्लेट, दोनों सॉरी इस मेटल स्लाइस की विड्थ, विड्थ इज डी, इसलिए मुझे डी लिखना पड़ रहा है। तो बेटा मैंने लिख दिया वैड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और ये हॉल वोल्टेज है। ठीक, इस हॉल वोल्टेज के फॉर्मूले में से मैंने कहा जरा इस कैपिटल ई को सब्जेक्ट बनाए। मैंने कैपिटल ई को सब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी। इसको बेटा यहाँ लाके रखिएगा, तो ई की जगह बेटा मैंने लिखा हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल्स टू बी स्मॉल बी। ठीक, आपने हॉल वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन में फरमाइश की हुई है तो हम इनकी फरमाइश पूरी करेंगे। और हॉल वोल्टेज का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा बी वी स्मॉल डी। तो बेटा सारे बच्चे जरा जल्दी से इस फॉर्मूले को कॉपी करें और इस फॉर्मूले में देखिएगा मैंने वही सारे सिंबल्स यूज किए हैं जो उसने क्वेश्चन में फरमाइश की है। आप देखिएगा ये सिंबल्स को देखिएगा बेटा, उसने कहा था कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें हॉल वोल्टेज आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए, बी आना चाहिए और डी आना चाहिए। तो बेटा उन चारों सिंबल्स को मैंने यूज करके इक्वेशन बना दी। पर ये इक्वेशन बेटा जब समझ में आएगी जब आपने लास्ट वीक पार्टिकल सिलेक्टर मेथड पढ़ा हुआ हो, जिसमें मैं मुसलसल आपको ये बात पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड में फायर करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है, उस डिफ्लेक्शन को इलेक्ट्रिक फोर्स से हम लोग बैलेंस कराते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो जाती है तो देन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को इक्वेट कराकर फिर फॉर्मूले पुट करते चले जाओ तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। बेटा कॉपी कर चुके हैं आप फैजान भाई इसको? ठीक है जी। और अगर ये कॉपी हो चुका, अगर ये कॉपी हो चुका तो अब हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं जनाब, अब बोला है अब ये वाला फार्मूला बना के बताइए हॉल वोल्टेज का फाइनल फार्मूला। अब फाइनल फार्मूला कैसे बनेगा तो गौर से सुनिए। कह रहे हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनाना है, उस एक्सप्रेशन में अब क्या चीज और ऐड करना है, तो बोला करंट को भी लेकर आ जाओ इक्वेशन में। ठीक है जनाब, करंट को भी लेकर आ जाओ। अब करंट को मैं कैसे लेकर आ जाऊं, और मुझे जो रिजल्ट नजर आ रहा है उसमें करंट भी नजर आ रहा है और स्मॉल एन भी नजर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा कि एएस की फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे आई एम नेवी, और इस आई एम नेवी को मैं कहता था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है। अच्छा, मेरी आदत है इसको आई एम नेवी लिखने की, लेकिन मुझे फॉलो करना पड़ेगा एग्जामिनर की नोटेशन को। एग्जामिनर ने क्यू लिखवाया है तो मैंने जनाब स्मॉल क्यू लिख दिया। तो ये इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन थी आई एम नेवी। इस आई एम नेवी वाली इक्वेशन में अगर आप बस वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं और इस वेलोसिटी को ना इसकी जगह लाके रख दें, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। सिर्फ वेलोसिटी को इसकी जगह लाके रखना है। तो जरा वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाइएगा बेटा। जब आप वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन ए स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। और मैंने कहा ना इस वेलोसिटी को बस ऊपर वाली इक्वेशन में रखिएगा, आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए जनाब मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रखने जा रहा हूं, और ऊपर वाली इक्वेशन है हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू बी इंटू डी, और जहां v लिखा हुआ है सिर्फ v, इस v की जगह बेटा ये वाली v वाली इक्वेशन लिख रहा हूं। बताइए बेटा v वाली इक्वेशन क्या है? सर v वाली इक्वेशन है i
डिवाइडेड बाय एन क्यू। ठीक, अब एक छोटा सा मसला क्या है, ये लिखा हुआ है ए और आंसर में मुझे ए नजर नहीं आ रहा, मुझे आंसर में कहीं ए नजर नहीं आ रहा, तो इस ए को हटाना है। अब ए को कैसे हटाऊं, तो याद है बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था कि यार इस ए के लिए ना मुझे कोई तैयारी करके रखनी है। तो ये ए की तैयारी, ए है क्या सर, ए है एरिया। कौन से पोर्शन का एरिया सर, जहां से करंट एंटर हो रहा है इस वाले पोर्शन का एरिया, और इस एरिया में ये इसकी थिकनेस है और ऊपर डी है, टी इंटू डी। तो एरिया की जगह बेटा लिख दो टी इंटू डी। तो बेटा मैंने लिख दिया ए की जगह टी डी, और अब आप अगर इसको कैंसिल करते हो तो स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो हॉल वोल्टेज का आंसर आ गया आई बी अपॉन एन टी क्यू। ये हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेटा ये डेरिवेशन पूरी एक मरतबा आई है, ठीक है ना। अब आप 20 साल के पेपर उठा के देख लें तो ये डेरिवेशन एक मरतबा आई है 2017 में, उसके अलावा कभी भी नहीं आई, ठीक है जी। तो इस डेरिवेशन को भैया याद कर लें, क्या पता आ जाए। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ हॉल वोल्टेज। अब इस हॉल वोल्टेज की इक्वेशन को जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस हॉल वोल्टेज की इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है, तो गौर से सुनिएगा। कहते सर इस इक्वेशन में पहली बात तो ये कि हॉल वोल्टेज डिपेंड कर रहा है बी पर। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा हॉल वोल्टेज की रीडिंग ज्यादा आएगी। तो असल में हॉल प्रॉब रिप्रेजेंट कर रहा होता है वोल्टेज को, लेकिन हम डिस्प्ले पर वोल्टेज के बजाय बी को हम टेस्ला की फॉर्म के अंदर शो कर रहे होते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी मिली टेस्ला आ रही है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी कम होगा तो हॉल वोल्टेज की रीडिंग कम आएगी, नंबर कम आएगा। बी ज्यादा होगा तो हॉल वोल्टेज ज्यादा आएगा। इसके अलावा बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं, ऑल अदर क्वांटिटीज मस्ट रिमेन सेम, ऑल अदर क्वांटिटीज मस्ट रिमेन सेम। और इनमें से तीन क्वांटिटीज तो ऐसी हैं जिसको हम चेंज कर भी नहीं सकते। क्या मतलब, भाई कंपनी ने जो मेटल स्लाइस की थिकनेस बना दी, आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उसको चेंज कर ही नहीं सकते। जिस मटेरियल का आपने प्लेट ली हुई है, स्लाइस लिया हुआ है, उस मटेरियल के लिए एक सर्टेन डेंसिटी होगी, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। क्यू तो होता ही कांस्टेंट है, कोई मसला ही नहीं है। अब सारा मसला हमें डर इस बात का होता है कि जो हम करंट भेज रहे हैं, जो करंट हम भेज रहे हैं, ठीक है जनाब, इस मेटल स्लाइस में इसे वेरी करना नहीं चाहिए। और मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन में वो बोलेगा कि बताइए तो इस कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को कांस्टेंट क्यों रखना जरूरी है। तो भाई कैपिटल क्यू को इसलिए कांस्टेंट रखना जरूरी है कि अगर आपने कैपिटल क्यू की वैल्यू को चेंज कराया, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू चेंज होने से जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू के अंदर भी चेंज आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, जो चीज़ बेटा अभी मैंने पढ़ाई है, इस चीज़ को अगर आप वीडियो की फॉर्म में देख लें, एनिमेशन की फॉर्म में देख लें, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। बेटा ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब्दुल भाई तवज्जो दीजिएगा, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इनके बिटवीन में बन रही है एक मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ मेजर करना चाहता हूँ कि कितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा देखिए ये एक मेटल का स्लाइस है, इस मेटल की स्लाइस को मैंने इसके बिटवीन में लाके रख दिया, और इसके इन दो एंड्स के बिटवीन में मैंने एक सोर्स लाके कनेक्ट कर देना है जो इसमें से करंट पास कराएगा। तो ये एक सेल या बैटरी है जो कि इसमें से करंट पास कराएगी। बाकी जो दो एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स के बिटवीन में एक वोल्ट मीटर लाके कनेक्ट कर देना है, और जो वोल्ट मीटर है ये हमें हॉल वोल्टेज की रीडिंग बता देगा। ठीक, अब चले जनाब, बैटरी को मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं बैटरी को स्विच ऑन करूंगा तो करंट का फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट जब पास करेगा इलेक्ट्रॉन, देखिए जनाब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन मेटल की स्लाइस में आ रहे हैं। जैसे ही मेटल की स्लाइस में मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो इन पे लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनमें डिफ्लेक्शन हो जाएगी, और उसी डिफ्लेक्शन की वजह से ऊपर और नीचे वाले एंड्स के अंदर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, और उसी वोल्टेज को हम लोग हॉल वोल्टेज का नाम दे देंगे। उसी वोल्टेज को हम लोग हॉल वोल्टेज का नाम दे देंगे। तो ये बस एक छोटी सी बात मैंने आपको दिखाती ताकि जहन में रहे। अलबत्ता भी ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे जिसके अंदर मेटल स्लाइस होगा। इस मेटल स्लाइस में जब करंट पास करते हैं तो इस वाली बात का भी दोबारा ख्याल रखिएगा। अगर मैं इसमें कहूं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है,
तो वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है इस पिक्चर में। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है तो वो पिंक साइड के ऊपर हो रहा है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी, हॉल वोल्टेज की वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई क्वेश्चन में वो बोलेगा कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले आऊं तो क्या होगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले आऊं तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, इफ दे आर एंटरिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होनी है और सेम पोलैरिटी के साथ हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होना है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, ये हॉल वोल्टेज का बड़ा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले की हम थोड़ी सी स्क्रूटनी कर रहे थे। स्क्रूटनी इसके अंदर ये हो रही थी कि बेटा मैंने भी आपसे कहा कि करंट मस्ट बी कांस्टेंट, करंट के अंदर आप कभी भी चेंज नहीं लेकर आ सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाइए टी। टी मैंने बता दिया इसकी थिकनेस है, इसके अंदर भी कोई मुश्किल बातें कभी भी नहीं करेगा कि वो हमेशा कांस्टेंट है। अलबत्ता ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन के ऊपर एक सवाल पूछ लेता है। अब वो स्मॉल एन के ऊपर क्या सवाल पूछता है तो गौर से सुनिएगा। कहते हैं जो आपने हॉल प्रॉप का स्लाइस लिया है, कहते हैं अगर ये स्लाइस किसी मेटल का है और फॉर एग्जाम्पल कॉपर का है, तो आपको पता है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, और अगर कॉपर गुड कंडक्टर होगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो इनवर्सली रिलेशन है। तो आप देखिएगा हॉल वोल्टेज की रीडिंग कम आएगी, और जब हॉल वोल्टेज की रीडिंग कम आएगी तो आप समझ लें उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो उसकी रीडिंग लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं कि फॉर, बल्कि यूं लिखिए, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर मेटल is a good conductor with high value of n. So VH is small and difficult to measure, वो उसने खुद ही कह दिया, डिफिकल्ट टू मेजर। ठीक है, तो जब कभी मेटल की बात करें और स्पेशली कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए एन की वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर एन की वैल्यू ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है हॉल वोल्टेज बहुत कम आएगा, और जब हॉल वोल्टेज बहुत कम आएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मेजर करना। ठीक, तो हॉल वोल्टेज अच्छा मेजर करना हो तो क्या करना चाहिए, तो आप ये समझ लें कि हॉल प्रॉप जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो या तो कॉपर का मिलता है या किसी सेमी कंडक्टर मटीरियल का मिलता है। तो याद रखिएगा जो सेमी कंडक्टर मटीरियल होता है उसके लिए एन की वैल्यू स्मॉल होती है। अगर ये स्लाइस किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए एन की वैल्यू स्मॉल होती है। सर जब एन की वैल्यू स्मॉल होती है तो हॉल वोल्टेज की रीडिंग ज्यादा आती है, और अब हॉल वोल्टेज की रीडिंग ज्यादा आती है तो समझ आइए हॉल वोल्टेज की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सिखाना क्या चाह रहा हूं, दिमाग में बैठाइए इस बात को कि मेटल का स्लाइस होगा तो सेंसिटिविटी लो होगी, और अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होगा स्लाइस तो उससे उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है और वो हॉल वोल्टेज की ज्यादा बड़ी रीडिंग को शो करता है। ठीक है जनाब, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने स्मॉल एन वाली बात को भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आपस की बात है कि अब हम हॉल प्रॉप के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सबसे मुश्किल सवाल मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सवाल इस टॉपिक का था जो भी हमने किया है, इसमें डेरिवेशन आई है। हाँ बेटा बोले। मैं देखिए अभी इसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल फैजान, अभी जब मैं एक और सवाल कराऊंगा ना उसके अंदर यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वहां मैं लिख के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। वहां पे भी क्वेश्चन में वो बोलेगा कि कॉपर के बजाय अगर मैं सेमीकंडक्टर ले आऊं तो क्या होगा। तो मैंने बताया ना बेटा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो एन की वैल्यू होती है, ये जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम होती है। सर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी तो हॉल वोल्टेज की रीडिंग ज्यादा शो करेगा, और कोई भी ऐसा मीटर हो जो मोर सेंसिटिव हो, जिसके अंदर रीडिंग ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही होती है, इट इज मोर सेंसिटिव। तो सेमी कंडक्टर वाला हॉल प्रॉब मोर सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा फैजान, मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, और फैजान मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सबसे मुश्किल सवाल था।
इसके बाद वाले हॉल प्रॉप के सवाल देखोगे सारे के सारे बिल्कुल आसान होंगे। सबसे मुश्किल ये था जिसमें डेरिवेशन आई है, वरना डेरिवेशन भी नहीं आती पेपर में। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 था। अब मैं इसके बाद 17 कराना चाहता हूँ। तो आप बच्चों से भी चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 और वेरिएंट के हिसाब से चले तो ज्यादा अच्छा है। इट इज अक्टूबर नवंबर 2017। जरा बेटा ये वाला सवाल अब्दुल रहमान भाई अपनी बुक में ढूंढिएगा प्लीज। अब्दुल रहमान क्लास में है या नहीं है? चले, अच्छी बात है बेटा। अब्दुल रहमान जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर मेरी बुक की सीक्वेंस है या थोड़ा सा आगे पीछे है अब्दुल रहमान? हाँ बस मैं समझ गया, आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाली मिल गई है जो और ज्यादा अच्छी है। अच्छा चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखें तो मुझे वही वाली सिचुएशन नजर आ रही है कि करंट यहीं से एंटर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही हो तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो इसको खड़े होकर लगाएं, क्योंकि खड़े होकर लगाकर ही आप अपनी फिंगर को ग्राउंड की तरफ पॉइंट कर सकते हो, वरना आपके लिए ग्राउंड की तरफ पॉइंट करना मुश्किल होगा। ठीक है जी। अरे चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही है, स्टेट द फेसेस बिटवीन विच द हॉल वोल्टेज इज डेवलप। कौन से दो फेसेस होंगे जिसके बिटवीन में हॉल वोल्टेज डेवलप होगा? तो भाई हमेशा याद रखिए कि जहां से करंट एंटर हो रहा होता है, ठीक है जनाब, वही जो करंट होगा सर उसी करंट ने ही डेविएट करना है। तो करंट ये यूं जा रहा है, इस करंट ने डिफ्लेक्ट करना है, और जब ये करंट डिफ्लेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्ट या तो इस तरफ करेगा या इस तरफ करेगा। ठीक है ना, अब इस तरफ करेगा या इस तरफ करेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो कह रहा है स्टेट द फेसेस बिटवीन, तो मैं दोनों फेसेस के नाम लिख रहा हूँ। और फेसेस के नाम लिखने में उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ भी नहीं बोला, खाली बोला कि इन दो के फिर दरमियान बनेगा। तो नाम लिख दीजिए बेटा, नाम लिख रहा हूँ डी ई क्यू आर। और उसके बाद दूसरी तरफ वाला है जनाब सी एफ पी एस। ठीक है जनाब। तो चार्ज पार्टिकल सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो सीधा नहीं जा पाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से एक हॉल वोल्टेज क्रिएट होगा, और ये जो हॉल वोल्टेज क्रिएट होगा, ये हॉल वोल्टेज इन दोनों फेसेस के बिटवीन में होगा। जल्दी से बेटा कॉपी कीजिए तो फिर मैं आगे लेके चलूं। अच्छा बेटा, जब चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ पॉजिटिव हो रहा है, ऐसी मैं नाम लिख देता हूँ। इस तरफ पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरफ नेगेटिव डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये चार्ज ग्रो करेगा। जब चार्ज ग्रो करेगा तो इस चार्ज के ग्रो करने से वोल्टेज की रीडिंग एकदम से कोई नहीं आ जाएगी, बल्कि वोल्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। और जब वोल्टेज भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, और जब बराबर हो जाती हैं उस टाइम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप हो गया होता है, इट इज कॉल्ड वी एच। इट इज कॉल्ड वी एच। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन है और 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो अच्छी खासी इंग्लिश लिखना होगी। एक्सप्लेन वाई अ कांस्टेंट वोल्टेज वी एच इज डेवलप बिटवीन द फेसेस यू नेम्ड इन वन। ठीक है जनाब। तो क्यों हॉल वोल्टेज वहां पे डेवलप हो रहा है? तो इसका आंसर ये है कि एज, नहीं ना, इसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं ना, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन एक बात बताऊं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पार्टिकल ले लो तो उसने लेफ्ट पर ही डिफ्लेक्ट होना है, नेगेटिव ले लो तो उसने राइट पर ही डिफ्लेक्ट होना है। आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो। ठीक है बेटा फैजान, आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो। पॉजिटिव होगा तो इधर ही होगा, नेगेटिव होगा तो इधर ही होगा। ठीक है जी, तो फिक्स है, तो कोई मसला ही नहीं इसके अंदर। लिखिए बेटा, एज चार्ज एज चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू, मैं भी समझा देता हूँ, मैं भी समझा देता हूँ, मैं अभी, यार ये बताओ फैजान बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड रूल था, पिक्चर ही वही वाली है जो ये अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, ये वाला। इसमें और अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इसमें डिफरेंस बता दो बेटा, क्या डिफरेंस है? फैजान बेटा आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया, या फिर ये कहें कि मुझे लास्ट वाला ही समझ में नहीं आया? लास्ट वाला तो बेटा मैंने आपसे पूछ के आगे बढ़ाया है। बेटा फैजान बताइए।
है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से पॉजिटिव एंटर हो तो उसने इधर जाना है, नेगेटिव एंटर हो तो उसने इधर जाना है। आप लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लें, क्वेश्चन बदला ही नहीं है बेटा, पिक्चर तक वही है। और मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है नाम भी उसने वही रखे हैं। नाम मुझे नहीं पता वो है ये नहीं, लेकिन पिक्चर आप देखिए पूरी पूरी वही, पूरी पूरी वही केस है। केस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बेटा जरा लिखिएगा, एज चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स VH, बल्कि VH पर डायरेक्ट ना जाए, मैग्नेटिक फोर्स एंड चार्ज ग्रोज ऑन द above faces a PD also develop up to magnetic force balanced by इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है जनाब। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, जैसे ही एंटर हुआ तो बेटा वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, किसकी वजह से? सर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। जब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डेवलप होगा तो एक तरफ पॉजिटिव भागेगा, एक तरफ खुद ब खुद दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद डेवलप होता है। अगर पॉजिटिव एक तरफ जा रहा है तो नेगेटिव दूसरी तरफ ग्रो कर जाता है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज अब पिक्चर में राइट साइड के ऊपर मैं ले रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, तो राइट साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज ग्रो करेगा। और जब ये दोनों ग्रो करेंगे तो मैंने ये वाली बात लिखी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब दोनों फेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं तो चार्ज ग्रो करने से उन दोनों साइड्स के ऊपर वोल्टेज ग्रो करता है। ठीक, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैपेसिटर में पढ़ाते हैं कि चार्ज वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, वोल्टेज चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा वोल्टेज डेवलप होता रहेगा। और वोल्टेज डेवलप होते 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 ये वोल्टेज इतना हाई हो जाएगा कि इस वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर देगी मैग्नेटिक फोर्स को। और अब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस करके भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी डेरिवेशन कराई है, वहां से हम हॉल वोल्टेज वाली इक्वेशन यूज कर सकेंगे। तो चार्ज पार्टिकल पहले डिफ्लेक्ट होता है, उससे दोनों फेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रो करता है, चार्ज ग्रो करने से उन दोनों फेसेस के बिटवीन में एक वोल्टेज डेवलप होता है। ये वोल्टेज इंक्रीज होते 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 उस वैल्यू तक पहुंचता है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाती है। और जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो फिर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट भागता है और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसे मेजर करके हम समझ जाते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा फैजान, आपको बात समझ में आई मेरी? ठीक है बेटा। अच्छा अब आप गौर कीजिएगा, ये वो क्वेश्चन आ गया जो आप लास्ट क्वेश्चन में बोले थे सर मुझे समझाए, तो जरा सुनिएगा। कह रहे मेरे पास दो स्लाइसेस हैं, दोनों की लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है। एक स्लाइस मेटल का है और दूसरा स्लाइस सेमीकंडक्टर मटेरियल का है। तो मुझे फैजान तुम ही बताओ, सेमीकंडक्टर मटेरियल और मेटल इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा हॉल प्रॉप खरीदते वक्त? फॉर एग्जांपल आप हॉल प्रॉप खरीद रहे हैं, दुकान वाले ने बोला यार एक मेटल कॉपर का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का है, तो कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा? आप मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। जी बेटा फैजान। जी सर, उसकी वजह ये है कि उसके लिए चार्ज कैरियर की वैल्यू कम होती है, और जब चार्ज कैरियर की वैल्यू कम होती है तो सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर वो ज्यादा हॉल वोल्टेज शो कर देता है। ठीक है जनाब। और सर जो मेटल होता है, मेटल के लिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में हॉल वोल्टेज कम शो करता है। जो कम शो करेगा सर उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, और सेंसिटिविटी कम होना इंस्ट्रूमेंट की एक बुराई है। जो ज्यादा वोल्टेज शो करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा,
मैं कहूंगा जनाब इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई सेंसिटिविटी है, और कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होता है वो हमारे लिए उतना अच्छा समझा जाता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की एन की वैल्यू और मेटल की एन की वैल्यू दोनों में डिफरेंस है, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब्दुल रहमान बेटा, आपको भी मेरी बात समझ में आ रही है? अब्दुल रहमान, अच्छा क्लास छोड़ दी उन्होंने, जबरदस्त। अच्छा जी, अब जो है फात भाई को हम कंटिन्यू करेंगे आगे चलते हुए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया है 18। 18 के बाद मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में भी इस दफा फैजान भाई देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन उन्होंने कुछ और कर दी है। इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तक मैं जितने क्वेश्चन कराता हुआ आ रहा था उस सबके अंदर करंट यहां से आ रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बदल दिया, इस क्वेश्चन में मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। अब जरा देखिएगा करंट यहां से आ रहा है। अरे यार, उसके अंदर इतनी सी इंग्लिश तो मारनी है यार फैजान भाई, इतनी सी इंग्लिश तो मारनी है। चल लिखिए। अच्छा जनाब, फॉर सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करंट स्टेट विच स्लाइस विल राइज टू लार्जर हॉल वोल्टेज, बस इसकी बात करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको ये लिखूंगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल स्लाइस will will show high value of VH. It is, उसने बोला एक्सप्लेन करें वजह, तो उसकी वजह भी बता देते हैं। एज इट हैज लो वैल्यू ऑफ एन, सो इट इज मोर सेंसिटिव। ठीक है ना। अब तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो स्लाइस होता है उस पर हॉल वोल्टेज की रीडिंग हमेशा ज्यादा आती है, और हॉल वोल्टेज की रीडिंग ज्यादा आने की वजह सर उसके लिए वैल्यू ऑफ एन लो हो जाती है, इसलिए वो मोर सेंसिटिव है, इसलिए वो मोर सेंसिटिव है। ठीक है जी, इसको बेटा मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि अब हमारी अगली क्लास का टाइम शुरू हो रहा है। वरना ये वाला क्वेश्चन भी यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर फैजान भाई इसको आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप यकीन करें खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल बात नहीं है, अलावा इस बात के जो आखिरी पार्ट है जरा इसको मैं डिस्कस करना चाहूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोलैरिटी ऑफ हॉल वोल्टेज व्हेन नेगेटिव चार्ज कैरियर। अगर मैं नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चार्ज कैरियर लेकर आ जाऊं, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है जनाब। मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जरा लेफ्ट हैंड रूल लगाया और वही खड़े होकर लगाया लेफ्ट हैंड रूल। तो जब मैंने खड़े होकर लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो मैंने जमीन की तरफ पॉइंट किया है, ये इलेक्ट्रॉन है, और मेरा जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसकी डिफ्लेक्शन आ रही है बाहर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस तरफ डिफ्लेक्शन होगी, और अगर नेगेटिव एंटर हुआ है तो उस तरफ डिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्लेक्शन की साइड्स बदल जाएंगी, लेकिन जो हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगली क्लास में ऐसा सवाल फिर आएगा, मैं वहां पे आपको इस चीज को और समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ लिखना चाह रहा हूं कि नो चेंज। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट हो गई, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों चेंज नहीं आएगा वो बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक। लेकिन मैं अगली क्लास के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर वर्डिंग में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी मेरा क्लास का टाइम या अगली क्लास का टाइम शुरू हो रहा है, इसलिए इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।